वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। मॉक टेस्ट सीरीज़ का आपके सामने जो आज मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हम यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड MCQs आपके लिए लेकर आए। टॉपिक वाइज MCQ की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा क्योंकि 60 से 62 MCQs जो है मेमोरी के कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पर दिए जाएंगे या देखे जाएंगे। ठीक है जी। MCQs का लेवल ईजी से मॉडरेट टू टफ आपका लेवल होने वाला है। एक्सप्लेनेशन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर की गई है, परंतु बहुत कम लेवल की जो है वो एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है जी। वीडियोस में क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम आउट किया गया है ताकि आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता ही नहीं रहे और विदाउट एक्सप्लेनेशन आपके सारे जो है वो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएं। पिक्चर्स की यहाँ पे फॉर्म में जो है आपको कुछ दिखाया जाएगा जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में या फिर आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और आप आसानी से जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भैया चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है जी। इसके साथ ही मुझे आपसे एक और ख़ास बात करनी है कि भैया देखो, इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्शन आपके आ गए हैं तो सोच समझ कर इस बार वोट दीजिएगा। मैं किसी पार्टी विशेष को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की कन्विंसिंग करने ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एस्पिरेंट हो और एक एस्पिरेंट की नज़रों से इस वीडियो को फ्रेम आउट किया जाता है एजुकेशनल पर्पज से, ताकि एस्पिरेंट्स को सपोर्ट मिले। ठीक है। तो एस्पिरेंट से एस्पिरेंट की एक बातचीत होने के नाते मैं आपको ये फिर बोलूँगा कि भाई सोच समझ कर इस बार वोट कीजिएगा। ठीक है ना। अपने हक के लिए वोट कीजिएगा इस बार। पार्टी विशेष को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, या मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहता है कि द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। जो आपकी बूट सेक्टर फाइल होती है, बूटिंग फाइल होती है कंप्यूटर की, वो कौन सी मेमोरी में आपकी स्टोर करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। ठीक है जी। रोम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी बूट सेक्टर की फाइल्स होती हैं, जितनी भी बूटिंग फाइल्स होती हैं आपकी, वो सब आपकी जो है वो रोम मेमोरी में जो है वो स्टोर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की होती है उसमें सबसे लोएस्ट लेवल की मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है जी। अगर आपने कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो पे हमारी चाहिए, उसकी लास्ट स्लाइड आप खोल कर देखिएगा, तो वहाँ पर हमने कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बारे में आपको बताया। बट आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर हायरार्की होती है उसमें सबसे लास्ट की मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे फर्स्ट मेमोरी होती है वो होती है आपकी CPU रजिस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। जो CPU और मेन मेमोरी है उसके बीच में आपकी कौन सी मेमोरी लाई करती है। बेसिकली ये क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर हायरार्की के बारे में नॉलेज होगी तो आपके लिए ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन होगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैशे मेमोरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस अ प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें कि प्रोग्राम या फिर डाटा को एक बारी आपका लिखा जाता है और उसे बाद में जो है वो बदला नहीं जा सकता या रीराइट नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी रोम बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। बाकी रेस्ट ऑफ तो जो आपकी मेमोरी है, EP रोम है या EEP रोम है, इनमें आपका डाटा इरेज किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूजर और मैन्युफैक्चरर। तो ऐसी कौन सी रोम है जिसमें कि आपका डाटा को है अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से डिलीट किया जाता है या उड़ा दिया जाता है या मिटा दिया जाता है, और दोबारा प्रोग्रामर के द्वारा या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस डाटा को राइट किया जा सकता है। तो ये आपकी मेमोरी होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि EP रोम। ठीक है जी। EP रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। क्वेश्चन में एक मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी रोम है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी से डाटा को इरेज किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। ऐसी कौन सी रोम है जिसका कि यूज़ इरेजिंग पर्पस से ही इसका उपयोग किया जा सकता है, कि इरेजिंग पर्पस से ही उसका उपयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। एक तो आपकी EP रोम होगी और दूसरी आपकी EEP रोम होगी। तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है इरेजिंग पर्पस से ही। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो आपकी P रोम होती है उसे आप इरेज नहीं कर सकते हो, वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोग्रामर ने एक बारी जो डाटा आपका उसमें लिख दिया, राइट कर दिया भाई, उसके बाद वो डाटा आपका इरेजेबल नहीं होगा। परंतु जो EEP रोम है और EEP रोम है, ठीक है जी, जैसे कि EEP रोम को कैश मेमोरी या आपकी सोली फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है,
तो इनमें जो है वो डाटा को इरेज जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। हमारे जो पास है वो कितने प्रकार की रैम जो है वो अवेलेबल या उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो प्रकार की रैम हमारे पास उपस्थित होती है। एक आपकी एस रैम होगी और एक आपकी डी रैम होगी। तो ये दोनों प्रकार की रैम जो है हमारे पास उपस्थित होगी। ठीक है जी, एस रैम और डी रैम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट या इंटरनल या आंतरिक जो मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन के ऊपर देखते हैं कि कैश मेमोरी एंड रजिस्टर, ये बिल्कुल सही है कि कैश मेमोरी और रजिस्टर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है जी। ऑप्शन बी के ऊपर चलते हैं कि सीपीयू, रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि सीपीयू में रजिस्टर भी होता है हमारे पास, मेन मेमोरी भी होती है और कैश मेमोरी भी होती है। सी ऑप्शन के ऊपर चलते हैं कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो मेन मेमोरी होती है भैया, सेकेंडरी मेमोरी हमने बाहर से जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट है कि वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। देखिए वर्चुअल मेमोरी भी होती है और कैश मेमोरी भी होती है, तो इसमें जो सबसे रेलिवेंट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीपीयू रजिस्टर भी होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है और फिर हमारा जो मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है जिसे कि हम प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, वो हमारी क्या क्या स्टोर करती है। तो या डाटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम को स्टोर करती है, रिजल्ट को स्टोर करती है, तो या फिर सभी को स्टोर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो डाटा को भी स्टोर करती है, प्रोग्राम को भी स्टोर करती है और रिजल्ट को भी हमारी जो है वो स्टोर करती है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो आपके रिजल्ट या आउटपुट को स्टोर करता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो मेमोरी का जो पार्ट ए है हम आपके लिए लेकर आए हैं, पार्ट टू इसका बहुत जल्दी कल आपको, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कल आपको पार्ट टू इसका देखने को मिलेगा 110%। उसके बाद हम रजिस्टर से आपको कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, परंतु इससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि भाई आपका जो है वो ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो आपका आउटपुट को स्टोर करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंपैरिजन में कैसी है। स्लो है या इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है या इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है या एक्सपेंसिव है, स्लो है या एक्सपेंसिव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फास्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। देखिए फास्ट कौन सी है और स्लो कौन सी है, अगर आपको कंप्यूटर हायरार्की मेमोरी का पता है कि कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की क्या है, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फास्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है जी, रैम है जो आपकी फास्ट होती है, परंतु वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी होती है। ठीक है जी। जब आप कोई फ़ोन लेते हो या जब आप किसी कंप्यूटर को लेते हो, कोई फ़ोन लेते हो, तो उसमें भैया उसके जो पैसे होते हैं वो इसके नहीं होते कि यार 38 मेगापिक्सल का कैमरा है, 56 मेगापिक्सल का कैमरा है, 256 मेगापिक्सल का कैमरा है। खास जो पैसे होते हैं वो प्रोसेसर के होते हैं और रैम और रोम के पैसे आप देते हो। ठीक है जी। बाकी सब तो ऐसे ही रहता है। आप कभी देखोगे कि यार जब आप आईफोन ले रहे हो, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि आईफोन 128 GB लोगे, ठीक है जी, वहाँ 256 लोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आपकी रैम और रोम बढ़ रही है, उसमें कैमरा क्वालिटी वही है आपकी, ठीक है जी, स्क्रीन क्वालिटी वही है आपकी, रोम और रैम बढ़ रही, तो आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हो, रोम और रैम के दे रहे हो, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और फास्ट होती हैं। ठीक है जी। इससे भी फास्ट कौन सी होती है, कैश मेमोरी, और उससे भी फास्ट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये आपकी जो है वो रैम है, ये आपकी क्या है, कुछ रैम आपकी इस तरीके से आपकी जो है वो रैम दिखती है। अगर आप सभी लोगों को पता हो कि आप पुराने ज़माने में वीडियो गेम खेलते होगे जो आप छोटे थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि वीडियो गेम का जो हमारा एक बॉक्स होता था उसमें हम एक चिप डालते थे जिसके अंदर की डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स हमें मिलती थी। मारियो मिलती थी आपकी जो है वो, कॉन्ट्रा मिलती थी, स्नेक होती थी, ठीक है जी, क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 उस टाइम आती थी। तो इस प्रकार की आपको मेमोरी की चिप आपको देखने को मिलती है, तो सेम उसी टाइप की आपकी जो है वो रैम चिप होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गई कि भैया कि सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। सेकेंडरी मेमोरी को जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बारी कि सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, बिल्कुल सही है। दैट इज स्लोअर दैन द प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैकअप मेमोरी, बिल्कुल सही है कि भैया बैकअप मेमोरी की तरह भी हम इसे रख सकते हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव होगी, थंब ड्राइव होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन द पावर इज स्विच ऑफ, बिल्कुल सही। जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, एसडी कार्ड होते हैं, उसमें डाटा स्टोर रहता है जब हम उसे साइड में निकाल के कहीं रख देते हैं, तो बिल्कुल सही है जी। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, और बिल्कुल सही है। तो ये चारों जो आपके ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि ऑल ऑफ द करेक्ट्स, ये ऑल आर करेक्ट्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि डिस्क होती है हमारी, उसको ट्रैक और सेक्टर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉर्मेटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए काफ़ी समय से जो है हमें ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो स्टार मार्क में से कर रहा हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जो रैम की स्पीड है उसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बस विड्थ और बस स्पीड, इन दोनों में जो है वो रैम की स्पीड को मेज़र किया जा सकता है, या तो बस विड्थ में या बस स्पीड में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप यूजिंग फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स। तो ऐसी कौन सी आपकी मेमोरी है जो कि आपकी फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स को यूज़ करती है। तो इसका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस रैम। जो आपकी स्टैटिक रैम होती है वो आपके फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज़ करती है, और जो एस रैम होती है उसका उपयोग जो है वो कैश मेमोरी को बनाने के लिए भी आपका जो है वो किया जाता है। ये भी आप याद रखिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अ मेमोरी बफर यूज टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड। जो ऐसा कौन सा मेमोरी बफर है जो आपकी स्पीड डिफरेंशियल को कास्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है जी, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही इसके लिए लेकर आया, इसीलिए लेकर आया ताकि जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड है उसे बूस्टअप करे। जो फ्रिक्वेंटली यूज़ आप डाटा कर रहे हो या फिर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है या वेबसाइट है, उसका डाटा जो होता है रो डाटा होता है वो आपका कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उस सेम डाटा या उस सेम साइट को जब वो फैच कर रहे हो या आप उसे फाउंड कर रहे हो तो आपको वो एक स्पीड के साथ या फिर बहुत जल्दी आपको वो डाटा जो है वो मिल जाए। तो जहाँ पर भी आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है जी, जहाँ पर भी आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि यार जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको इनहेंस, मेमोरी की स्पीड को इनहेंस करने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो कैश मेमोरी आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन एवर द डाटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी इट इज़ कॉल्ड। जब आपका डाटा है कैश मेमोरी में मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैश हिट उसे कहा जाएगा। ठीक है जी, कैश हिट और कैश मिस आपके ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप किसी डाटा को ढूंढ रहे हो और वो आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर की सेकंड मेमोरी यानी कि कैश में मिल जाता है तो उसे कैश हिट कहा जाएगा। परंतु जब वो आपका डाटा कैश में नहीं मिलेगा तो उसे कैश मिस कहा जाएगा, और फिर आपका जो सिस्टम है उस डाटा को जो है वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में देखेगा। ठीक है जी, रैम में नहीं मिलता है तो आपका जो है वो हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका उस डाटा जो है वो देखा जाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर हायरार्की से आते हैं, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की से आते हैं, अगर आपको कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, वहाँ पर जो है वो इन क्वेश्चन में खाप खज्जल हो जाओगे। तो इसलिए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की को अगर आप एक बार देख लेते हो तो मैं बोलता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो है कि एल आर यू स्टैंड फॉर। तो आपका एल आर यू मैकेनिज्म है वो आपका किसके ऊपर जो है वो आपका स्टैंड करता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसकी फॉर्म हो जाती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और कैश मेमोरी के संदर्भ में या कॉन्सेप्ट में हमें जो है वो एल आर यू मैकेनिज्म हमारा देखने को मिलता है। ठीक है जी, द ट्रांसफ़र बिटवीन सी पी यू एंड कैश इज़। जो हम सी पी यू से कैश मेमोरी को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर फाइल जो हम देखते हैं सी पी यू से कैश मेमोरी के बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है जी, तो ट्रांसफ़र बिटवीन सी पी यू एंड कैश मेमोरी को क्या कहा जाएगा, तो इसे जो है हमारा वो कहा जाएगा वर्ड ट्रांसफ़र। ठीक है जी, वर्ड ट्रांसफ़र। देखिए वर्ड, ब्लॉक और पेज ट्रांसफ़र, ये हमारी जो है वो 3 प्रकार के ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, वर्ड, ब्लॉक और पेज, ये 3 प्रकार के हमें ट्रांसफ़र जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको बात करेंगे। देखिए कैश मेमोरी के बारे में, जब हम सीपीयू से कोई डाटा कैश मेमोरी में जाता है तो उसे जो है वो वर्ड ट्रांसफ़र कहा जाता है। जब सीपीयू से कोई डाटा कैश मेमोरी में या कैश से सीपीयू में जा रहा है तो उसे क्या है, वर्ड ट्रांसफ़र कहा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर कैश मेमोरी से डाटा जो है वो मेन मेमोरी में जा रहा है या मेन से कैश मेमोरी में जा रहा है तो उसे जो है वो ब्लॉक ट्रांसफ़र कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा भैया, ब्लॉक ट्रांसफ़र। जब सीपीयू से कैश में जा रहा है, ठीक है जी, सीपीयू से कैश में जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वर्ड ट्रांसफ़र होगा, और जब कैश से आपका मेन मेमोरी यानी कि रैम में आपका डाटा जा रहा है तो उसे ब्लॉक ट्रांसफ़र जो है वो कहा जाएगा। ठीक है जी, सिंपल से याद करने की चीज़ क्या है कि भैया हमने वर्ड को क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। हमने वर्ड को क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। वर्ड को क्या किया है, हमने ब्लॉक कर दिया है। तो सीपीयू, कैश और मेन मेमोरी, सीपीयू से कैश में तो वर्ड, और कैश से आपका मेन मेमोरी में तो ब्लॉक ट्रांसफ़र। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड। ऐसी कौन सी हमारी जो है वो
रैम है या हमारी ऐसी कौन सी रैम है जिसमें कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का आपका यूज़ होता है। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ मैंने आपको पीछे बता दिया एस रैम में होता है, ठीक है जी। फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किस में मैंने आपको बता दिया, एस रैम में होता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ हम कौन सी रैम में करते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर जो आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, अगर किसका कमेंट आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज ए कैश मेमोरी। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी कौन सी रैम है जिसका यूज़ कैश मेमोरी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस रैम जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो नेट पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा और इसका ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पूछने का एकमात्र यही जरिया होता है ताकि मुझे आपका लेवल पता चल सके कि आप किस लेवल तक जो है वो आपको नॉलेज है, ठीक है जी। ऐसी कौन सी मेमोरी है, रैम है जिसका उपयोग कैश मेमोरी को बनाने में किया जाता है। तो एस रैम आपका जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम। तो एस रैम के बारे में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही हो जाती है। पोस्ट कोड 939 में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, वहाँ आपका आंसर जो है वो डी रैम आपका आंसर आना था। वहाँ पर पूछा क्या गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रैम है जो हीट आपकी जल्दी हो जाती है और जिससे पावर की लगातार उपयोग आवश्यकता पड़ती है, ठीक है जी। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बारी क्वेश्चन है कि एस रैम से आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इन स्टैटिक रैम डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप। तो बिल्कुल सही है, हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि एस रैम जो होती है उसमें आपका डाटा जो है वो फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इट डज़ नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। तो बिल्कुल सही है कि इसे जो है वो पीरियड्स के दौरान आपका पीरियोडिकली मतलब बार बार जो आपकी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि स्टैटिक है, जो स्टैटिक चीज़ होती है वो स्टेशनरी होती है, एक जगह पे फोकस रहती है, एक जगह पे स्टेबल रहती है, इस चीज़ से याद रखिएगा, ठीक है जी। इट इज़ फास्टर देन डायनामिक रैम। तो बिल्कुल सही है कि ये डायनामिक रैम से फास्टर होती है, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो है वो रिफ्रेश होती रहती है, इसे मैनुअली रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। और ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, क्योंकि अगर ये सारी आपकी अबव स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चिप स्टोर्ड इन द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। तो जो आपका बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो आपका कौन सी चिप में इंस्टॉल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोम, रीड ओनली मेमोरी में जो है आपका वो बायोस इंस्टॉल होके रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैम। तो ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी जो रैम है जो आपकी रैम की कैटेगरी में नहीं आती, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर कि आपको रैम देखने को नहीं मिलती। तो एस रैम बिल्कुल हमें देखने को मिलती है, डी रैम बिल्कुल हमें देखने को मिलती है, डब्ल्यू रैम और वी रैम। तो पुराने ज़माने में इन दोनों रैम का यूज़ होता था। देखिए जी, डब्ल्यू से मतलब विंडो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और वी रैम मतलब वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहले क्या किया जाता था कि कंप्यूटर्स के लिए स्पेशली विंडो डब्ल्यू रैम का उपयोग किया जाता था, और वीडियो को रेंडरिंग करने के लिए, वीडियो को चलाने के लिए जो है, ठीक है जी, वो अलग से वी रैम का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए गए थे। तो ये तीनों प्रकार की रैम आपको देखने को मिलती है, परंतु पी रैम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। पी रोम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। पी रोम आपको जो है वो देखने को मिलेगी, परंतु पी रैम आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी रैम, ठीक है जी। एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनामिक रैम, डब्ल्यू रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर विंडोज़, और वी रैम का मतलब है कि वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। ये दोनों ओल्ड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि भाई पी रैम इसका सही आंसर होगा, परंतु डब्ल्यू रैम और वी रैम आपकी ये दोनों रैम की कैटेगरीज हैं, एंशियंट टाइम में इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एस रैम स्टैंड फॉर। जो एस रैम होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। इसके साथ ही डी रैम, इसकी भी जो है मुझे वो आप आंसर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कमेंट डाटा एलिमिनेट्स इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है जी, तो डाटा होता है हमारा वो एलिमिनेट करता है हायरार्की के थ्रू, तो उसमें जो है वो सही हायरार्की कौन सी हो जाती है, ठीक है जी, कौन सी इसकी सही हायरार्की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस, ये आपकी जो है वो डाटा की हायरार्की होती है। बेसिकली डाटाबेस का क्वेश्चन आपका बन जाता है, परंतु कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में भी हम इस क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है जी। एक बारी जो है वो हम डाटा हायरार्की को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, बिट, उसके बाद आपका बाइट आएगा, ठीक है जी, बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर आपका करेक्टर आएगा, उसके बाद आपका फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, और लास्ट में आपका जो है वो डाटाबेस बनेगा, ठीक है जी। पहले क्या आएगा, बिट आएगा 0 और 1 की फॉर्म में, उसके बाद बाइट्स आएगा, फिर आपका कैरेक्टर आएगा, फिर आपका फील्ड आएगी, फिर आपका रिकॉर्ड आएगा, फिर आपकी फाइल आएगी और आपकी डाटाबेस बनेगा, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, पहले आपके 0 और 1
0 1 सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद हम 0 और 1 को आधार लिखेंगे तो आपका बाइट बन जाएगा। ठीक है जी। बाइट जब हम एक उसमें लिखेंगे तो आपके कैरेक्टर्स तैयार होंगे। याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। जो आपकी बाइट लिखे जाएगी, तो बाइट मतलब एक स्ट्रिंग लिख रहे हो आप, जो आप उस बाइट से एक स्ट्रिंग बना लोगे तो उसे क्या कर जाएगा, करेक्टर कहा जाएगा। ठीक है जी। करेक्टर से हम क्या भरेंगे, करेक्टर से हम किसी फील्ड को भर देंगे। ठीक है जी। करेक्टर से हम किसको भरेंगे, करेक्टर से हम किसी फील्ड को भर देंगे। ठीक है जी। जब आप किसी फॉर्म को भरते हो तो वहाँ पर ऊपर लिखा जाता है कि यूज़ मैंडेटरी करेक्टर्स इन पर्टिकुलर फील्ड। तो वहाँ पर ये देखिए याद करने का तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, कैसे याद किया जाए। तो करेक्टर्स हम क्या भर देंगे, हम फील्ड भर देंगे। ठीक है जी। जब हम फील्ड भरेंगे तो हम क्या दे रहे हैं, जब हम फॉर्म में किसी पर्टिकुलर फील्ड को भरते हैं तो हम क्या दे रहे हैं, हम उसे अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं कि भाई ये तेरा रिकॉर्ड है। ठीक है जी। हम उसे क्या करें कि रिकॉर्ड दे रहे हैं। और रिकॉर्ड्स को अक्सर किस में रखा जाता है, मिक्स करके रिकॉर्ड को फाइलों में रखा जाता है। ऑफिस में सारे रिकॉर्ड किस में भरे जाते हैं, फाइल्स में भरे जाते हैं। और उन फाइल का एक स्टोर किया जाता है अलमारी में, जिसके कहा जाता है डाटाबेस, कि इसमें हमारा सारा डाटा है। ठीक है। सबसे छोटी क्या है, बिट्स है। उसके बाद क्या है, बिट्स को जोड़ जोड़ के स्ट्रिंग बनाई जाती है, जिसकी बाइट कहा जाता है। ठीक है जी। बाइट आपकी बन गई, तो उस बाइट से जब हम किसी पर्टिकुलर नाम को लिखेंगे तो वहाँ आपकी क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर हो जाते हैं। ठीक है जी। क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर हो जाएंगे। फिर उन कैरेक्टर को हम कहाँ फिलअप करते हैं, फॉर्म की फॉर्म में, फाइल फील्ड में कर देते हैं। ठीक है जी। उन कैरेक्टर्स को कहाँ भर जाता है, फील्ड्स में, पर्टिकुलर फील्ड में। आपका नेम क्या है, तो सपोज कीजिए आपका नाम जो है वो सूर्यांश है, तो वो आपके कैरेक्टर्स हैं, किस में भरे जा रहे हैं, फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड में भरे जा रहे हैं। उन करेक्टर से क्या बन रहा है, एक रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कहाँ रखा जाता है, फाइल्स को, फाइल्स में मेंटेन करके रखा जाता है, या फिर आपके फोल्डर्स में रखा जाता है, फाइल्स में रखा जाता है। तो यहाँ पे फाइल याद रखिएगा। और उन फाइल्स को जो है वो ताला मार के अलमारी के अंदर रख दिया जाता है, जो कि हमारा पूरा डाटाबेस बन जाता है। तो इस तरीके से डाटा की हायरार्की को याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिससे कि मैनी टाइम रिफ्रेश किया जाता है, हर एक सेकंड में। तो पीछे हमने स्टैटिक रैम का कॉन्सेप्ट देखा था कि इसे पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को देखा हो तो आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी रैम। जो डायनामिक रैम होती है, देखिए स्टैटिक रैम नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक है, एक जगह पर बैठी हुई है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो डी रैम है, आपकी डायनामिक रैम है, उसे जो बार बार रिफ्रेश करने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आपकी जो है वो रोम आपकी कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है जी। ये आपकी जो है वो रोम है, तो इस तरीके की आपकी जो है वो रोम आपकी दिखाई देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि ई पी रोम इज़ यूज फॉर। जो ई पी रोम है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इरेजिंग द डाटा ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम, डुप्लीकेटिंग रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि इरेज करने के लिए या फिर उसे रिकंस्ट्रक्टिंग करने के लिए डाटा को। ठीक है जी। पर ध्यान सुनिए कि ये आपका जो प्रोसेस होगा, या इसे इरेज किया जाएगा या फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये आपका प्रोग्रामर या डेवलपर ही कर सकता है, या मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है। यूज़र इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। यूज़र इसमें कुछ नहीं कर सकता। ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू इसमें जो है वो प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। तो ये खाली डेवलपर और प्रोग्रामर ही इस काम को कर सकता है, यूज़र इस काम को नहीं कर सकता। यूज़र के एंड पर अगर इरेज करना हो तो ई पी रोम यानी कि फ्लैश ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से आप उस जो है डाटा को इरेज कर सकते हो। तो ई पी रोम अगर यूजर एंड की बात की जाए तो ई पी रोम, और अगर प्रोग्रामर या डेवलपर एंड की बात की जाए तो वहाँ पर ई पी रोम का आपका यूज़ होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी इज़ एन। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो ये होती है अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट यूज इन सुपर कंप्यूटर, इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी और एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हमारा हम किसी प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे हैं, और सपोज कीजिए उस प्रोग्राम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपकी कंप्यूटर की जो चिप है, रैम है, वो आपकी 2 GB की है, और आपकी जो गेम है वो आपकी 2 GB की है, परंतु आपकी जो रैम है वो किसी और स्पेस को भी वहाँ पर अकर कर रहा है। तो आपकी रैम का जो प्रेजेंट साइज़ है, सपोज कीजिए आपका 1.5 GB हो जाता है, तो वो क्या करेगा, आपका जो सिस्टम क्या करेगा, कि वो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क के स्पेस को उधार ले लेगा रैम के लिए। ठीक है जी। हार्ड डिस्क के स्पेस को उधार ले लेगा रैम के लिए, ताकि वो रैम उस गेम को चला सके। और वहाँ क्या दिखेगा कि आपकी रैम का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, आभास हो जा मतलब आभासी मेमोरी, यानी कि वर्चुअल तरीके से आपकी रैम का साइज़ बड़ा हो जाएगा जब आपकी रैम जो है वो हार्ड डिस्क से स्पेस उधार लेगी। ठीक है जी। और जब आपका वो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो वो आपकी रैम है वो हार्ड डिस्क को स्पेस वापस दे देगी। तो ये होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी। वर्चुअल मेमोरी में ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ मेमोरी जो है वो बोरो की जाती है, तो हार्ड डिस्क से रैम को जो है वो मेमोरी को बोरो किया जाता है। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज नोन एज। तो कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर बता दीजिएगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय अ प्रोसेसर इज। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली प्रोसेसर के थ्रू एक्सेस नहीं की जा सकती है। तो ऐसी मेमोरी हमारी हो जाएगी एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे कि थंब ड्राइव या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। तो ये जो है वो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस इसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। सिस्टम मेमोरी होगी, इंटरनल मेमोरी होगी, एक ही बात है, और कैश मेमोरी होगी, एक ही बात है। इन्हें जो है वो डायरेक्ट हमारा सीपीयू जो है वो एक्सेस कर लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क कैन बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ। जो हार्ड डिस्क है वो किसके साथ परफॉर्म किया जाता है, मतलब हार्ड डिस्क कैन बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ। हार्ड डिस्क जो है वो किस टाइम पे फॉर्मेटेड की जाती है, तो बूटिंग टाइम पे, जो हमारा बूटिंग टाइम होता है उसमें जो है वो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जा सकता है। तो हार्ड डिस्क होती है वो बूटिंग टाइम में आपकी फॉर्मेटेड हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो मैंने आपको तरीका बताया था कि भैया एमसीक्यू को कैसे तैयार करें और मॉक टेस्ट और वन लाइनर को लास्ट में कैसे तैयार करें, प्रिपरेशन लास्ट के 30 दिनों में कैसे रखें, उसी के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है जी। वो मैं आपको वीडियो डाल चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। तो कंप्यूटर हायरार्की की बात है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे स्लो आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो मैं इसका आंसर आपको यही बता देता हूँ। जो आपकी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी हो जाएगी आपकी, वहाँ हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क है आपकी, उसमें लाइट रेज का उपयोग किया जाता है, लाइट बीम का उपयोग किया जाता है, तो वो आपकी सबसे स्लोएस्ट मेमोरीज जो है वो हो जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एस रैम। तो स्टैटिक रैम, पीछे हमने डी रैम डायनामिक रैम का कॉन्सेप्ट देखा था, तो यहाँ पर हम एस रैम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एस रैम क्या है, इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। तो बिल्कुल सही है भैया, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्टैटिक चीज़ है तो बिल्कुल फास्ट होगी। इट इज़ बिगर इन द साइज एंड मोर एक्सपेंसिव दैन रैम। बिल्कुल सही है भाई, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ हो रहा है, तो जो चीज़ ऑटोमेटिक होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ये बिल्कुल सही कि इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव दैट डी रैम। तो डी रैम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, साइज़ भी बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इट रिक्वायर्स लेस पावर कंजम्पशन। तो भैया इसमें जो है वो लेस पावर कंजम्पशन की आवश्यकता होगी, तो बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइयर द रैम ऑफ द कंप्यूटर द फास्टर द प्रोसेसिंग स्पीड सिंस इट एलिमिनेट्स। तो ये क्या एलिमेंट्स करता है, ठीक है जी। जो हमारे अगर हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होगी, हाइयर रैम होगी, ठीक है जी, तो इससे हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो ये क्या एलिमिनेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉट नीड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। हमारे जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी की जो है वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ से देख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से देख सकते हो कि सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसकी रैम जो है वो बहुत कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें बाद में जो है पेन ड्राइव को इंसर्ट करना पड़ता है, और पेन ड्राइव को इंसर्ट करके हम अपना डाटा होते हैं वो उस पेन ड्राइव या थंब ड्राइव में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमें करना पड़ता है, कब करना पड़ता है भैया, जब हमारे फ़ोन की रैम ही नहीं है, तो हमारे फ़ोन की रैम ही कुछ नहीं है। अब आप मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं यार 256 GB रैम, 64 GB रैम, ठीक है जी, आपकी 128 GB रैम, तो क्यों दी जा रहा है, ताकि जो आपको साथ में कैरी करने की आवश्यकता है ना थंब ड्राइव को, उन्हें कैरी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ बाइट इज नोन एज। जो आपकी हाफ बाइट होती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निबल, उसे बिल्कुल सही कहा जाएगा। देखिए कीबी बाइट, मीबी बाइट, ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, लगातार 817 से लेकर और पोस्ट कोड 1000 तक आपके जो है वो ये क्वेश्चन मेमोरी की हायरार्की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यार भैया मीबी बाइट क्या होता है, ठीक है जी। आपका लास्ट एग्जाम में पूछा था कि आपका कीबी बाइट किसे बोलेंगे, मीबी बाइट किसे बोलेंगे, ये आपका 939 में एग्जाम में पूछा था। 903 में आपका ये पूछा था कि भैया कंप्यूटर की जो मेमोरी हायरार्की होती है बिट बाइट, ठीक है जी, निब्बल बिट, निब्बल बाइट आपकी, ठीक है जी, कीबी बाइट, एमबी बाइट, जीबी बाइट, टीबी बाइट, पीबी बाइट। तो ये आपको पूछा गया था कि इसकी कंप्यूटर हायरार्की क्या, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है जी। तो एक बार जो है हम एक बार यूनिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बिट आएगा जिससे कि बी की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके बाद आपका निब्बल आएगा, ठीक है जी, उसके बाद आपका बाइट आएगा जिससे कि ऑक्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में इस बार ये पूछा जा सकता है कि भैया बाइट को किस फॉर्म में जाना जा सकता है, तो बाइट को जो है आपका वो ऑक्टेट की फॉर्म में जाना जा सकता है, क्योंकि इसे 8 बिट्स आखिरकार लिखा जाता है। और याद करने का तरीका है कि एक एट, जहाँ पर एट की बात की जाएगी उसे जो है वो ऑक्टल भी कहा जाएगा। तो इससे आप याद रखिए कि बाइट को जो है वह आपको जो है वो ऑक्टेट भी लिखा जाता है। उसके बाद किलो बाइट होगा, के बी, मेगा बाइट एम बी, गीगा बाइट जी बी, टेरा बाइट टी बी, पेटा बाइट पी बी, एक्सा बाइट ई बी, जेटा बाइट जेड बी और योटा बाइट वाई बी। इसके बाद आपका ब्रोंटा बाइट आ जाता है, ठीक है जी।
तो इस तरह के आपके जो है वो कॉन्सेप्ट आप एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है जी। यह आपके जरूर पूछी जाती है, एब्रिविएशन भी इसकी पूछ ली जाएगी, और इसके बाद आपका जो है वो आपकी इनकी ये भी पूछी जा सकती है कि कितने किस बाइट में होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद सी डी यू का जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है आपकी सी डी होती है, उससे आप क्या कर सकते हो, आप उसे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, एदर रीड और राइट। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सी डी होती है हमारी, उससे हम उसे खाली देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था भैया, पुराने ज़माने में होता था कि अगर कोई पर्टिकुलर फिल्म आती थी या मूवी आती थी, तो ठीक है जी, तो उसे डीवीडी या सीडी प्लेयर में उसे डाला जाता था। उसमें क्या होता था कि उसमें हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते थे सीडी, कि यार इस मूवी में ये फिल्म है, इस मूवी में पर्टिकुलर 2 फिल्म होगी, 4 फिल्म होगी या सॉन्ग्स होंगे, तो उन्हें जो है वो दोबारा रीड मतलब राइट नहीं किया जा सकता था, इरेज नहीं किया जा सकता था। पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि इनके घर में जो आज भी जो है हमें एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर की कई हज़ारों जो आपको सीडी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि पर्टिकुलर लिखा होता था कि इसमें ये गाने हैं, इसमें ये अगर आपने हिमाचल के फोक कल्चर को देखो तो वहाँ पर आपको नाटी की लिस्ट मिलती थी कि इसके अंदर ये नाटियाँ जो हैं वो लिखी गई है, या पंजाबी म्यूज़िक इसके ऊपर लेबल किया जाता था कि इसके अंदर ये आपके सॉन्ग जो हैं वो लिखे गए हैं। तो वो आपका जो है वो सीडी का कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या होता था कि सीडी को खाली रीड किया जा सकता था, उसके डाटा को आप री राइट नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी जो है वो हार्ड ड्राइव इस तरीके की आपकी कुछ देखने को मिलती है। जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो आपकी कुछ इस तरीके की आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉर्ड बिकॉज टेप इज, जो आपकी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, ठीक है जी, वो आपकी एप्लीकेशंस या फिर डाटा को क्विकली रिकॉल नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं भैया, तो इसका एक ही बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगी, अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ठीक है। जो आपकी जितनी भी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका सीक्वेंशियल डाटा को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। एक बारी दोबारा हम पुराने ज़माने की तरफ चल पड़ते हैं, जब आपके टेप रिकॉर्डर आपने देखे होंगे, ठीक है जी। तो उसमें जो कैसेट्स होती थी उसमें 2 खाने बने होते थे, ठीक है जी। कैसेट्स होती थी, उसमें 2 खाने बने होते थे। जो हम कैसेट्स की रील बाहर निकालते थे उसे जो हम पेन की सहायता से जो है वो वापस क्या करते थे। जो आपकी कैसेट होती थी उसमें जो आपको देखा होगा कि आपको एक पट्टी जैसी लेयर्स, आपको जो तागे जैसी लेयर मिलती थी या फिर पट्टी जैसी आपको मिलती थी उसमें, उसके जब उस पट्टी को हम कैसेट के अंदर डालते थे, उस टेप के अंदर डालते थे, तो उसमें क्या देखा होगा कि उसको चलाने के लिए नीचे 2 मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता था। रोलर मैग्नेट होते थे। उन रोलर मैग्नेट के थ्रू वो कैसेट जो है हमारी वो चलती थी। तो जब वो कैसेट्स के जो आपकी वो पत्तियां हैं या फिर स्ट्रिप्स हैं उस मैग्नेट के ऊपर जाती थी, तो फिर वो उस डाटा को रीड करती थी। उसमें क्या होता था, सपोज कीजिए अगर हमें कोई डाटा, कोई हमें जो है वो सॉन्ग चेंज करना है, तो हमें क्या होता, फॉरवर्ड करना पड़ता था उस सॉन्ग को, ठीक है जी। हमें उस बटन को दबा के उस सॉन्ग को जो है वो फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब जाके हम नेक्स्ट सॉन्ग पर पहुंचते थे। ऐसा नहीं होता था कि हमें सपोज कीजिए हमें कोई दूसरे नंबर का सॉन्ग सुनना है तो हम सीधा 2 दबा दें, हमें चौथे नंबर का सॉन्ग सुनना है तो हम 4 दबा दें। उसमें क्या होता है कि डाटा फॉरवर्ड स्पीड उसकी जो है वो फास्ट हो जाती थी, तब जाके हम डाटा को एक्सेस कर पाते थे। तो उसमें होता है कि सीक्वेंशियल आपका एक्सेस होता था, पहले एक चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा। फिर हम उस सीडी को उल्टी कर देते थे, तो उल्टी कर देने से उसमें क्या होता था कि डाटा दोबारा चल जाता था, और फिर पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट को याद रखा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर द सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी, ठीक है जी। जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है उसका सेमीकंडक्टर मेमोरी के ऊपर सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका बड़ा जो है वो एडवांटेज क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। जो आपकी जितनी भी मैग्नेटिक कोर मेमोरीज होती हैं वो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि अगर आपका लाइट चली भी जाती है तो उसका जो है वो डाटा लॉस नहीं होता है, ठीक है जी। लाइट अब रैम है, सपोज कीजिए रैम है आपका, कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी, पर्टिकुलर किसी कार्य को कर रहे हो, लाइट चली गई, सिस्टम ऑफ हो गया, तो आपका डाटा जो है वो करंटली लॉस्ट हो जाएगा। परंतु जो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जितनी मैग्नेटिक्स मेमोरी होती है, उनका डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता है, इवन दो अगर आपकी पावर भी जो है वो स्विच ऑफ हो चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंचेस्टर डिस्क इज, जो आपकी जो विंचेस्टर डिस्क होती है वो क्या कहती है, उसे क्या कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज या वन लाइनर वाइज अगर क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपकी विंचेस्टर डिस्क होती है उसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिस्क स्टैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए अब देख लेते हैं भैया कि विंचेस्टर डिस्क आखिरकार कैसी होती है। तो ये हमारी विंचेस्टर डिस्क होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप आजकल लैपटॉप्स चला रहे हो या आपने सिस्टम में रखा है, उसमें आप सीपीयू में क्या होता है कि जब आप किसी बटन को दबाते हो तो वहाँ पर क्या है कि आपका ड्राइव निकल कर बाहर आती है, जिसके अंदर आप सीडी को प्लेस कर देते हो। परंतु पहले के ज़माने में क्या होता था, आईबीएम जो है वो इससे लेकर आता था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो पूरा फोल्डर है आपका वही बाहर आ जाता था।
पूरा फोल्डर जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम से वो ही बाहर आ जाता था। फिर उसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको जो है वो सीडी को प्लेस करना होता था और फिर आपको इस पूरे फोल्डर को दोबारा इंसर्ट कर देना पड़ता था। ठीक है जी। पहले ये रिमूवेबल फोल्डर होता था, पूरा फोल्डर आप खींच कर बाहर निकालना पड़ता था और उसके बाद इस सीडी को यहाँ पर प्लेस करना पड़ता था और फिर इस सीडी को प्लेस करने के बाद दोबारा इस फोल्डर को जो है वो कंप्यूटर में अंदर डालना पड़ता था। तो ये विनचेस्टर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट क्या गया कि आपको बटन दबाइए, एक आपको जो है वो ड्रावर टाइप आपका बाहर निकलेगा। ठीक है जी। सीडी ड्राइव जहाँ पर आप डालते हो उसमें और अंदर चला जाएगा। परंतु पहले वो रिमूवेबल होता था, आप उसे खींच कर बाहर निकालना पड़ता था, हाथ में डालकर उस सीडी को डालना पड़ता था और फिर उसे जो है वो अंदर प्लेस करना पड़ता था। तो ये आपका विनचेस्टर डिस्क थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टाइपिकली एक्रोनिम फॉर रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विल बी। जो आपकी रियूजेबल स्टोरेज ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका कि हम पुनः उपयोग कर सकते हैं या दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? तो उससे CDRW मतलब री राइट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उसका एक्रोनिम क्या हो जाएगा? CD री राइट मतलब कि CD री राइटेबल। ठीक है जी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन से स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है जी। ये आपकी जो है वो मेमोरी हायरार्की एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी आएगी CPU रजिस्टर। क्यों? क्योंकि आपकी जो CPU होती है वो आपकी जो है वो रजिस्टर के अंदर ही हमें जो है वो CPU देखने को मिलता है। ठीक है जी। सी रजिस्टर सॉरी जो हमारा रजिस्टर है वो CPU के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आ जाएगी, जैसे कि SRAM के नाम से भी हमारा जाना जाता है, स्टैटिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेन मेमोरी आ जाएगी जो कि DRAM आपकी आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगी, जैसे कि डिस्क स्टोरेज में जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगी और लास्ट में आपकी मैग्नेटिक टेप आ जाएगी जिसमें कि सीक्वेंशियल एक्सेस हमारा होता है। ठीक है जी। तो ये आपकी बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि इसमें स्पीड तो कम होती जा रही है नीचे को, मतलब स्पीड आपकी कम होती जा रही है, परंतु जो आपकी स्टोरेज टाइप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। स्पीड आपकी जैसे जैसे आप कंप्यूटर हायरार्की में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है जी, आप जो है वो ऊपर से नीचे आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड तो आपकी कम होती जाएगी परंतु आपकी जो स्टोरेज की क्षमता है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी विंचेस्टर डिस्क इस तरह की कुछ होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपकी आ जाती है भैया SSD कार्ड। ठीक है जी। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD कार्ड आपका जो है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। कैमराज में बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है, कैमरा होते हैं आपके। ठीक है जी। इसे जो है आपका वो मेमोरी कार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बेसिकली जो इन ऐसे कार्ड का उपयोग होता है वो डिजिटल कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है वीडियोग्राफी करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ अस टू यूज़ डाटा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर कई लोग बोलते हैं कि भैया इसका आंसर होगा इनपुट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टोर डाटा। डाटा गैदरिंग का मतलब है कि डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है जी। आप क्या कर रहे हो कि डाटा को इकट्ठा कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? डाटा गैदरिंग बेसिकली मीन्स टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना होता है, डाटा को गैदरिंग करना। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दिया गया। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश एज अ मेमोरी चिप। जो एनालिटिकल इंजन यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स का भी जो है वो यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है जी। उसमें जो है वो मेमोरी के लिए किन का यूज़ किया गया था? ठीक है जी। क्या रैम का यूज़ किया गया था, फ्लॉपीज का यूज़ किया गया था, कार्ड्स का यूज़ किया गया था, काउंटर व्हील्स का? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो काउंटर व्हील थे आपके वो आपके एनालिटिकल इंजन में यूज़ हुए थे। ठीक है जी। काउंटर व्हील जो है आपके वो एनालिटिकल इंजन में यूज़ हुए थे। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। ठीक है जी। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से आप टी को ले लीजिए तो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। ठीक है जी। थर्ड जनरेशन में टी के ऊपर से आप जो डंडा है उसे हटा दीजिए तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। कौन से? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और आपके 5 जनरेशन में आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन मेमोरी वर्क्स इन द कंजक्शन विद। जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो किसके साथ कार्य करती है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है जी। जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी CPU के साथ मिलकर जो है वो कार्य करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैश इज, जो फ्लैश है आपकी वो क्या है? फ्लैश, DRAM, SRAM या फिर PRAM? ठीक है जी। तो आपकी फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी हो जाती है? तो यहाँ पर जो है वो इसका एक जो ऑप्शन है वो मिसिंग हो गया है। ये तो एक ऑप्शन को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है जी। EEP रोम, इस तरीके से आप जो है वो एक ऑप्शन लिख लीजिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि EEP रोम।
जो आपकी फ्लैश मेमोरी है उसे जो है आपका ई रोम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो एक ऑप्शन जो था आपका वहाँ पर इसमें मिसिंग देखने को मिला था। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे भी जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग था, जिससे कि ई रोम जो आपका ऑप्शन था वो मिसिंग था यहाँ पर, ठीक है जी। तो ई रोम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है, ठीक है जी, आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से जो है वो ऑपरेट करती है, ठीक है जी, कैपेबल होती है ऑपरेटिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से आपका जो डाटा को एक्सेस करने के लिए जो है आपका वो कैपेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी होती हैं वो आपकी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से जो डाटा को एक्सेस करती हैं वो आपकी कौन सी होती है, मैग्नेटिक डिस्क आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम। तो एस रैम से देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि डी रैम से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एस रैम से। इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एस रैम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है जी, लेस कंजम्पशन ऑफ पावर, मोर क्लियर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ पावर, चीप बट लो, ठीक है जी। तो एस रैम में क्या होता है, एस रैम में क्या होता है कि हमारा पीछे जैसे हमने कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, तो एस रैम में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है जी। पहला ऑप्शन था कि बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो एस रैम का उपयोग कहाँ पे हमने देखा होता है कि फ्लिप फ्लॉप में जो एस रैम का उपयोग हमने देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, एस लेस कंजम्पशन ऑफ पावर, ठीक है जी। जो स्टैटिक चीज़ है उसे जो है वो पावर की आवश्यकता बिल्कुल कम पड़ेगी, ठीक है जी। मोर क्लियर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ पावर, तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेस कंजम्पशन ऑफ पावर। जो आपका एस रैम है, स्टैटिक रैम है, उसमें जो है वो पावर का कंजम्पशन आपका बिल्कुल कम रहता है। तो ये आपका जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रो डैश इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। जो आपका कंपोनेंट होता है जी, आपकी जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, किन के थ्रू करती है। तो इसका आंसर पेरिफेरल डिवाइसेस आपका हो जाएगा, ठीक है जी। जितने भी आपके मदरबोर्ड होते हैं उसमें जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू आपकी जो है वो ट्रांसफर करेगी, ठीक है जी। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, ऐसी डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के बिल्कुल इर्द गिर्द रखी जाती है। उन डिवाइसेस को जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, ठीक है जी, आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है जी, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस होगा। तो ये सभी आपकी किस में आएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आपका आएगा। इसमें आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस आपकी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। इफ़ अ प्रोसेसर हैज़ अ वर्ड साइज ऑफ 32 बिट्स compared to a processor with the word sizes of 16 bit, it can process dash at a time। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको इसे मान सकते हो, ठीक है जी। ऐसा प्रोसेसर है जिसका कि साइज क्या है आपका 32 बिट है, ठीक है जी, और दूसरा प्रोसेसर है जिसका कि आपका 16 बिट आपका साइज है। तो उसमें क्या वो क्या प्रोसेस करेगा आपका, तो वो क्या करेगा, हाफ एज मच। क्यों? क्योंकि भैया उसका आधा ही तो है, वो प्रोसेसर उसका आधा ही तो है, ठीक है जी। एक तरफ आपका 32 बिट का प्रोसेसर है, दूसरी तरफ आपका जो है वो 16 बिट का प्रोसेसर है। तो कितना टास्क परफॉर्म करेगा, वो आपके 32 बिट से आधा ही टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये क्या, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाफ एज मच, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई पी रोम कैन बी यूज फॉर। जो आपकी ई पी रोम है उसका यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है जी। तो डुप्लीकेटिंग रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, और इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कॉन्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ रोम। तो रोम के कंटेंट्स को इरेज भी किया जा सकता है और उसे दोबारा जो है वो रीराइट या रिकंस्ट्रक्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। परंतु मैं दोबारा बोलूँगा ये सब किया जाएगा भैया डेवलपर या फिर आपका प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर एंड पर। यूज़र इसको नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया जाता है डाटा को इरेज करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको की है प्रति मिनट या फिर हर एक मिनट में काफ़ी ज़्यादा बार रिफ्रेश किया जाता है, पीरियोडिकली भी हम बोल सकते हैं रिफ्रेश किया जा सकता है। तो डायनामिक रैम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिक रैम होती है भैया वो आपकी स्टेबल रहेगी, उससे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आपकी कुछ इस तरीके की ई रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरीके की आपकी रोम आपकी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है जी। इस तरीके की आपकी जो है वो रोम ई रोम होती है और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर जो है वो इसमें उपयोग किया जाता है डाटा को इरेज करने के लिए, ठीक है जी। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो डाटा को इरेज करने के लिए किया जाता है। तो ये इसकी फॉर्म है, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपकी यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है वो किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस आपकी आ जाती है, सेकेंडरी, एनिक्सिलरी, टर्शरी या प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसे भी आपका जो है वो यूएसबी के अंदर आपकी आती है। यूएसबी आपकी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपकी इंक्लूड होगी। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को और किस नाम से हमारा जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे भाई इसका आंसर आप करके बताइए। पहले मैं आपको इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका द फास्टर, कॉस्टलर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। तो ऐसी आपकी कंप्यूटर का ऐसा कौन सा सिस्टम हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर मिक्स होता है आपका जो कि फास्टर है, ठीक है जी, आपका कॉस्टली भी है और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैश मेमोरी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी, जो कैश मेमोरी होती है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है जी। कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि देखिए ऐसी जो भी मेमोरी जो आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आपकी रहेगी, ठीक है जी। अब लोग बोलते हैं कि क्या सर जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें जो है वो हम कैश मेमोरी बड़ी क्यों नहीं डाल सकते भैया, या फिर हम रजिस्टर है उसे बड़ा क्यों नहीं डाल सकते। तो ये आपको बात समझने को कैसे मिलेगी, देखिए जितनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की रैम होगी, क्योंकि रैम जो है वो थर्ड फास्टेस्ट मेमोरी है, तो जितनी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की रैम होगी उतना ज़्यादा आपका जो है वो कंप्यूटर या फिर आपका सिस्टम का प्राइस होगा। मोबाइल फ़ोन्स की बात लेते थे, जितनी ज़्यादा आपकी मोबाइल फ़ोन की रैम होगी उतना ज़्यादा आपका जो मोबाइल फ़ोन का प्राइस होगा। 256 GB, 556 GB, 128 GB, जैसे जैसे आपकी रैम बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका जो साइज़ बढ़ेगा। मतलब इसमें सबसे फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी भैया, कैश मेमोरी होगी। अगर यहाँ पर रजिस्टर आपका आता तो आपका बिल्कुल रजिस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाता, ठीक है जी। ये आपकी इस तरीके की आपकी कुछ है वो सीडी देखने को मिलती है, जिसकी बात मैं आपको पहले कर रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड, ठीक है जी। जो लॉजिकल मेमोरी होती है उसको सेम साइज या ब्लॉक्स में डिवाइड करने को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी उन्हें कहा जाता है सेगमेंट्स, ठीक है जी। सेगमेंट्स उन्हें कहा जाता है। अगर लॉजिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ पर और आपको जो है वो ब्लॉक्स में उसे तोड़ना हो सेम साइज के ब्लॉक्स में, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सेगमेंट्स उसे कहा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम इज डैश मेमोरी, जो रैम है आपकी वो किस तरीके की आपकी जो है वो मेमोरी आ जाएगी, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, इंटरनल या मेन मेमोरी। तो रैम आपकी जो है वो मेन मेमोरी के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है जी। रैम आपकी कौन सी है, मेन मेमोरी इसे जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी के जो है वो एक हायरार्की या फिर चार्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर कि अभी प्राइमरी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम, ये दो प्रकार की आपकी मेमोरी आ जाती है, रैम और रोम। रैम को जो हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एस रैम और डी रैम, ठीक है जी। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और डी से डायनामिक रैम। रोम है आपकी वो आपकी पी रोम और ई पी रोम, ठीक है जी। पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है जी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, ना ही यूज़र एंड पर और ना ही जो है वो मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोग्रामर एंड पर, ठीक है जी। ई पी रोम है उसमें जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ भैया। इरेज कहाँ पर होगी या फिर राइट कहाँ पर होगा, डेवलपर या मैन्युफैक्चरर करेगा, हम नहीं कर सकते। ई पी रोम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, थंब ड्राइव्स के नाम से भी जाना जाता है। यूज़र अपने एंड पर भी जो है इरेज कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगी, पहले दिखा चुका हूँ फोटो। एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी आ जाएगी, ये भी दिखा चुका हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी को मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्लॉपी डिस्क आएगी और मैग्नेटिक टेप आएगी, ठीक है जी आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड, जो आपकी लेंथ होती है रजिस्टर की उसे किस नाम से जाना जाता है, वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर लिमिट या रजिस्टर साइज। तो बिल्कुल बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका रजिस्टर की लेंथ होती है उसे जो है वो वर्ड साइज के नाम से भी आपका जो है वो जाना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर। देखिए रजिस्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी विद इन 3 या 2 डेज आपकी जो है रजिस्टर के ऊपर वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, परंतु आपको एमसीक्यूज इतने करवाए जाएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट विजिबल रजिस्टर, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो विजिबल नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MAR रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो आपका विजिबल नहीं होता है। देखिए एक आपका होता है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है जी। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जहाँ पर कि आपका आने वाली इंस्ट्रक्शंस का जो है वो एड्रेस आपका स्टोर रहता है। तो ये सारे रजिस्टर के आपके MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। हालांकि ये हमारी जो वो मेमोरी के अंदर पार्ट 1 वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि आपके 62 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट आपका कल आपका डाला जाएगा, जिसके अंदर की बचे कुछ क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे। तो इन अगर आप 2 वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट,
तो इनमें से आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि मैं आपकी हायरार्की काफ़ी दिनों से आपको हायरार्की के बारे में बता रहा हूँ कंप्यूटर मेमोरी की, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से देख सकते हो कि हमने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए हायरार्की मेरे भाई याद करके चले जाना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा, और ये भाई आपको पोस्ट कोड 1000 में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि यार आपको जो है 1 बिट डाटा आप कहाँ स्टोर करोगे, तो फ्लिप फ्लॉप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 बिट डाटा में क्या होता है भैया, 0 और 1, 0 और 1, तो याद रखने का तरीका क्या है कि भैया बिट में क्या होता है 0 और 1, और ये आपका फ्लिप और ये आपका फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, इस तरीके से याद रखिए, फ्लिप और फ्लॉप, फ्लिप और फ्लॉप। तो 1 बिट डाटा किसमें आएगा भैया, फ्लिप और फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप की सर्किट को क्या कहा जाएगा भैया, रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहा जाएगा भाई, आपका रजिस्टर कहा जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिए, जो आपका 1 बिट ऑफ डाटा होता है भैया वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर आपका रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, जो आपका MAR है उसकी फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है, ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है जी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये आपकी जो है MAR की फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, तो जो इफेक्टिवनेस कैश मेमोरी की जो इफेक्टिवनेस है कि आपकी कैश मेमोरी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसका आपका प्रॉपर्टी किसके ऊपर बेस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। 2 मैकेनिज्म कैश मेमोरी में यूज़ करते हैं, एक तो आपका LRU लीस्ट रिसेंटली यूज, और आपका दूसरा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये आपकी कैश मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, या पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्पोरल एक्सपेक्ट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मींस, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है जी। तो ऑप्शन एक बार ही पढ़ लेते कि दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस वोंट बी एग्जीक्यूटेड सून, बिल्कुल गलत, ठीक है जी। दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस इज टेम्परेरी नॉट रेफरेंस, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड सून एंड अगेन, तो बिल्कुल सही आंसर, मतलब कि जो कार्य हमने रिसेंटली किए हैं, जो कार्य हमने अभी किए हैं, या फिर आपके इन दिनों में किए हैं, या फिर बहुत ही ताज़ा तरीन तरीके से किए हैं, उन कार्यों को जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। तो ये आपके होते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि आपकी कैश मेमोरी के संदर्भ में आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भैया, कैश मेमोरी क्या होती है, ये आपके उन डाटा को स्टोर करते हो जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, तो वो आपके लोकल में डाटा स्टोर हो गए, ठीक है जी। तो उन डाटा को जब आप दोबारा इन फ्यूचर फर्दर फैच करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप उन डाटा को इन फ्यूचर फर्दर क्या फैच करोगे, तो वहाँ पर वो डाटा आपको विद स्पीड से जो आपके वो डाटा फैच हो जाएंगे, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आप उन डाटा को फैच कर सकते हो, ये होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द मेन मेमोरी ब्लॉक्स एंड दोज इन द कैश इज गिवन बाय, ठीक है जी। तो मतलब कि अगर आपका मेन मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है जी, आपका मेन मेमोरी है मतलब कि रैम है, ठीक है जी, उनके बीच और कैश मेमोरी के बीच में जो आपका ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मैपिंग फंक्शन के थ्रू इसे जाना जाता है, ठीक है जी। मैपिंग फंक्शन के थ्रू इसे जाना जाता है, ठीक है जी। किसके थ्रू, मैपिंग फंक्शन के दौरान, मतलब कि अगर कैश मेमोरी से आपके ब्लॉक्स जा रहे हैं रैम मेमोरी में, या रैम से कैश मेमोरी में, तो वो आपके किसके थ्रू होंगे, वो आपके मैपिंग फंक्शन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, ठीक है जी। मैपिंग फंक्शन को एक बार हम देख लेते हैं कि मैपिंग फंक्शन आपका देखा क्या जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नहीं ठीक है। आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर को हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। रजिस्टर को हम सीपीयू क्यों बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि भैया जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर ही हमें रजिस्टर देखने को मिलता है। तो अगर आपको कहीं रजिस्टर की जगह सीपीयू देखने को मिल जाए तो भाई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है जी। सीपीयू से या फिर रजिस्टर से जब हम डाटा कैश मेमोरी में देखते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, तो उसे हम वर्ड ट्रांसफर कहा जाता है, ठीक है जी। उससे हम क्या देखते हैं, वर्ड ट्रांसफर हम देखते हैं, ठीक है जी। जब कैश मेमोरी से डाटा हमारा मैन मेमोरी में जाएगा तो वो किसकी फॉर्म में जाएगा, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। वो किसकी फॉर्म में जाएगा, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। तो इसे कहा जाता है कैश मैपिंग, मतलब कि हम मैप करके एक डाटा को कैश में लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या है, सपोज कीजिएगा भाई, यहाँ पर मैं एक बारी जो स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। सपोज कीजिएगा मेन मेमोरी जो है आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा है, ठीक है जी। और हमें क्या देखना है, मुझे खाली डाटा देखना है भैया, कि मुझे अपने देखना है कि मैंने जो है वो परसों कौन सी स्लाइड बनाई थी, मैंने परसों कौन सी वीडियो डाली थी। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट ब्लॉक्स में से जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लॉक्स हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स में से मुझे वही डाटा दिखाएगा जो मैंने परसों वीडियो में डाला था। अब सपोज कीजिए मैंने परसों वीडियो में या नाम ABCDEF, अब सपोज कीजिए मुझे परसों का डाटा चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, वो ब्लॉक में जाएगा, सी ब्लॉक में जाएगा, सी ब्लॉक में जाएगा और वहाँ से डाटा को एकत्रित कर लेगा। तो ये होता है ब्लॉक्स फंक्शन, मैपिंग फंक्शन इसे कहा जाता है, कि मतलब पर्टिकुलर मैप कर रहा है, ठीक है जी। कैश मेमोरी को जब डाटा चाहिए तो वो मैप करके डाटा को ले जा रहा है, मतलब कि मुझे भाई पर्टिकुलर सी डेट का ही डाटा चाहिए, तो सी ब्लॉक को ले जा रहा है, ठीक है जी। तो ये याद करने का इसका तरीका है, ठीक है जी। जब हम देखिए डाटा को रजिस्टर या CPU से
डाटा को रजिस्टर या सीपीयू से कैश मेमोरी में या फिर कैश से सीपीयू में देखते हैं तो हम वर्ड ट्रांसफर के थ्रू से देखते हैं, ठीक है जी। जब कैश से मेन मेमोरी या रैम में देखेंगे तो ब्लॉक ट्रांसफर, और जब रैम से सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे तो पेजेस। तो याद करने का तरीका क्या है भैया, हमने वर्ड को क्या करा है, वर्ड को ब्लॉक करके पेज बना दिया है, ठीक है जी। जब हम वर्ड को हमने ब्लॉक करके पेज बना दिया है, ऐसे याद रखिए कि जब हमने क्या किया है, हमने जो है वो वर्ड को ब्लॉक करके पेज बना दिया है, ठीक है जी। वर्ड को ब्लॉक करके हमने क्या करा है, पेज बना दिया है, ठीक है जी। वर्ड को ब्लॉक करके पेज बना दिया, तो इसके नीचे सीपीयू मतलब या रजिस्टर लिख लीजिए, ठीक है जी। मेन मेमोरी या फिर रैम लिख लीजिए आपका, या फिर सेकेंडरी मेमोरी सीएमएस लिख लीजिए। वर्ड को ब्लॉक करके पेज, जब सीपीयू से आपका मेन मेमोरी, सीपीयू से सॉरी आपका कैश मेमोरी में जाएगा, ठीक है जी। सीपीयू से सॉरी आपका कैश मेमोरी में जाएगा डाटा, सीपीयू से आपका कैश मेमोरी में जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वर्ड ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, ठीक है जी। जब आपका डाटा जो है वो आपका कैश मेमोरी से आप डाटा लेंगे या देंगे मेन मेमोरी में तो आपका ब्लॉक हो जाएगा, और जब आपका ब्लॉक मेन मेमोरी से आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में देंगे तो आपका पेज हो जाएगा। तो मतलब वर्ड को हमने ब्लॉक करके जो है वो पेज तैयार किया है, ऐसे याद रखिए कि वर्ड को ब्लॉक करके पेज तैयार किया है। तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स से आप जो है वो डाटा को देख सकते हैं, ठीक है जी। आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक बारी हम दोबारा इस पे देख लेते हैं सीपीयू क्या होता है। इसे हम रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू क्या होता है, रजिस्टर भी क्या होता है, क्योंकि रजिस्टर हमारा सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है जी। सीपीयू से जब डाटा कैश मेमोरी में जाएगा तो वो होता है वर्ड ट्रांसफर, ठीक है जी। तो इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये दोनों फास्टेस्ट मेमोरी हैं, ठीक है जी। जब कैश से हमारा डाटा मेन मेमोरी या फिर रैम में जाएगा तो वो क्या होता है, ब्लॉक ट्रांसफर, और इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू और कैश मेमोरी के स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर हायरार्की में हमारा थर्ड नंबर की मेमोरी आ जाती है रैम, ठीक है जी। तो ये स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। और जब हम डाटा जो है वो रैम से हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पेज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है जी। पेज ट्रांसफ़र होगा तो स्पीड जो है वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है जी। तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए जब हम वर्ड करते हैं तो वर्ड हमारा बिल्कुल छोटा होता है तो तेज़ी से जाएगा, ठीक है जी। वर्ड को जब बनाकर सपोज कीजिए हमने ब्लॉक तैयार कर दिया तो इस ब्लॉक को आगे भेजने में काफ़ी ज़्यादा समय रहेगा, तो ये भैया वर्ड से स्लो होगा, ठीक है जी। और जब आपका ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स हमारे सपोज कीजिए इस तरीके से हमारे कई ब्लॉक बन चुके हैं, तो इस तरीके से जब हमारे कई ब्लॉक बनते हैं तो हमारा एक पेज तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक पेज तैयार हो गया, ठीक है जी। जब ये पेज तैयार होता है, इस पेज को ट्रांसफर करने में और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सबसे स्लो कहाँ होगा, तो आपसे कंप्यूटर जो है आपका वहाँ पर आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे स्लो आपका कौन काम करेगा, तो सबसे स्लो आपका करेगा पेज ट्रांसफ़र, सबसे स्लोएस्ट काम करेगा, ठीक है जी। सबसे फास्ट आपका कौन ट्रांसफ़र करेगा, तो सबसे फास्ट आपका काम करेगा वर्ड ट्रांसफ़र। और मीडियम में आपका कौन रहेगा, ब्लॉक ट्रांसफ़र। तो सबसे स्लो कौन सा होगा, पेज ट्रांसफ़र, मीडियम में ब्लॉक ट्रांसफ़र, और सबसे फर्स्ट में वर्ड ट्रांसफ़र आपका जो है वो सबसे फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके आज के मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम आउट किए थे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। ये आपका जो है वो पार्ट 1 आपका जो है वो आपको देखने को मिला था, ठीक है जी। ये आपका क्या था, ये आपका पार्ट 1 जो है वो आपको देखने को मिला था, ठीक है जी। पार्ट 2 इसका कल आपको जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पर कि आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हम लगभग 100 क्वेश्चंस को जो है वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में, जहाँ से कि आपके मेमोरी के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। मेमोरी के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ही हम जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर बताइएगा भैया, ताकि मुझे पता लग सके कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल से मुझे आपको उठाना और किस लेवल के क्वेश्चन डालने हैं। इसी तरीके के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी हमें बता दीजिएगा कि सर टॉपिक वाइज इस तरीके की हमें वीडियो लेकर आइए, तो हम उस वीडियो को लेकर आएंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते, जब आप कमेंट नहीं करोगे तो यार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं, या हमें अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नया लेकर आना चाहिए। तो जब तक आप हमें बताएंगे नहीं यार हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए कि इंटरेक्शन करने के लिए कमेंट बॉक्स ही एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, ठीक है जी। इंटरेक्शन करने के लिए कमेंट बॉक्स ही एक बहुत अच्छा मीडियम होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो और अभी शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके लिए डाल दूं, ताकि मैं बताऊं कि आपको लास्ट के 30 दिन में या फिर लास्ट के 20 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए भाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो को आपके लिए भी डाल दूंगा। अगर कोई आपकी और प्रॉब्लम हो, ठीक है जी, आपको मोटिवेशन ना आ रहा हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पर मुझे आप पिंग कर दीजिएगा, ठीक है जी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उस आपकी प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा, क्योंकि हम खुद भाई एस्पिरेंट रह चुके हैं, ठीक है जी। खुद में एस्पिरेंट रह चुके हैं भाई, तो हमें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। विदाउट शर्माए, विदाउट हिचकिचाए वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री हूँगा वैसे ही मैं आपको जो है वो आपसे कंसल्ट कर दूंगा, आपसे बात कर लूँगा वहाँ पर, ठीक है जी। कोई भी प्रकार का डाउट हो यार, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या फिर आपका फोकस नहीं बन पा रहा हो, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है जी, मोटिवेशन की आवश्यकता हो, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है जी, किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो तो भाई मुझे
जो है वो वहाँ पर पिंग कर दीजिएगा आप, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ भाई, अपने वोट इस बारी वोट देना अपने हक के लिए, ठीक है जी। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं किसी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, बस मैं एक एस्पिरेंट्स के तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं फेवर कर रहा हूँ एस्पिरेंट्स का, और मैं खाली स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट के फेवर में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। परिवारवाद हटा दीजिएगा, ठीक है जी। अपने परिवार को हटा दीजिएगा कि यार मेरे परिवार ने इसको वोट दिया। अपने हक के लिए वोट दीजिएगा। आप लोग एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है जी। किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। अपने हक के लिए लड़िएगा, अपने हक के लिए खड़े होइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।